वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है जेके एसएसबी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में हम 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मिक्स क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसबी जॉब्स देन दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, बिकॉज आज का ये वीडियो जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और प्रैक्टिस सेट में मिक्स क्वेश्चन होते हैं। जो भी आपका सिलेबस है उसमें जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इस प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है आपको अच्छे लगेंगे, बट ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन जो है आपको अच्छे नहीं भी लगेंगे, बिकॉज ऐसा है कि कुछ सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं और कुछ हमने सब्जेक्ट जो है वो नहीं पढ़े हैं। जो न्यू सब्जेक्ट हैं उसमें थोड़ा सा क्या है कि लैंग्वेज जो होती है वो टिपिकल होती है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा जो है हमारे लिए जैसे कहते हैं कि बोरिंग सा लगता है कि यार ये कौन से यहाँ पे वर्डिंग आ गई है। तो फ्रेंड्स, आपको जो है वहाँ पे बोर नहीं होना है, बिकॉज ऐसा है कि अगर क्वालिफाई करना है आपने टेस्ट तो आपको ये जो एमसीक्यूज हैं इनको रिवाइज करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। वी कांट स्किप दिस टॉपिक, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। हु फाउंडर द सिटी ऑफ श्रीनगर। यहाँ पे हु फाउंडेड द सिटी ऑफ श्रीनगर, तो यहाँ पे जो श्रीनगर सिटी है वो किसने फाउंड की थी उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर इज प्रवर सेना। प्रवर सेना इज द राइट आंसर। प्रवर सेना फाउंडेड द सिटी ऑफ श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द फर्स्ट वुमेन सोवरेन ऑफ कश्मीर हु रूल्ड फॉर नियरली 15 ईयर्स बाज। तो यहाँ पे द फर्स्ट वुमेन सोवरेन ऑफ कश्मीर हु रूल्ड फॉर नियरली 15 ईयर्स बाज। यहाँ पे राइट आंसर बनता है यशोवती, ठीक है। यशोवती इज द राइट आंसर। यशोवती वाज द फर्स्ट वुमेन सोवरेन ऑफ कश्मीर हु रूल्ड फॉर नियरली 15 ईयर्स। यहाँ पे अगर हम बात करें जो सोवरेन लिखा हुआ है यहाँ पे ये वाला वर्ड, तो सोवरेन का मीनिंग होता है एक किस्म से आप मान लो कि सम्राट, एम्पेरर, ठीक है, किंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द फर्स्ट वुमेन सोवरेन मीन्स सम्राट ऑफ कश्मीर हु रूल्ड फॉर नियरली 15 ईयर्स वाज राइट आंसर इज यशोवती। यशोवती इज द राइट आंसर, ठीक है। दिस इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बुद्धिज्म वाज फर्स्टली प्रीच्ड इन कश्मीर बाय। सबसे पहले जो बुद्धिज्म है वो कश्मीर में किनके द्वारा प्रीच किया गया। बुद्धिज्म वाज फर्स्टली प्रीच्ड इन कश्मीर बाय। प्रीच्ड क्या होता है? प्रीच्ड होता है कि प्रचार करना। यहाँ पे प्रीच्ड मीन्स प्रचार करना। तो बुद्धिज्म वाज फर्स्टली प्रीच्ड इन कश्मीर बाय राइट आंसर इज मजांतिका। मजांतिका इज द राइट आंसर। बुद्धिज्म वाज फर्स्टली प्रीच्ड इन कश्मीर बाय मजांतिका इज द राइट आंसर। बुद्धिज्म वाज फर्स्टली प्रीच्ड इन कश्मीर बाय मजांतिका इज द राइट आंसर। पर यहाँ पे प्रीस्ट का मैंने बता दिया कि प्रचार करना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बुद्धिज्म इंटर्ड इन कश्मीर इन। बुद्धिज्म इंटर्ड इन कश्मीर इन क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ऑप्शन इज ग्रीक इरा, उसके बाद में करकोटा डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। तो बुद्धिज्म इंटर्ड इन कश्मीर इन ग्रीक इरा इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए, बुद्धिज्म इंटर्ड इन कश्मीर इन ग्रीक इरा इज द राइट आंसर। बुद्धिज्म इंटर्ड इन कश्मीर इन राइट आंसर इज ग्रीक इरा। क्या ग्रीक इरा में जो है बुद्धिज्म आया था कहाँ पे? यहाँ पे कश्मीर में। बुद्धिज्म इंटर्ड इन कश्मीर इन ग्रीक इरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु among the following was the first Buddhist king of कश्मीर। इनमें से who among the following means ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन किंग था कहाँ का? कश्मीर का, और वो भी बुद्धिस्ट। फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ कश्मीर इनमें से कौन सा था? तो यहाँ पे सुरेंद्रा, उसके बाद में आनंदा है, उसके बाद में है जलोड़ बाबा, उसके बाद में मीनांद्रा। तो यहाँ पे राइट आंसर इज सुरेंद्रा।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ कश्मीर? सुरेंद्र वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ कश्मीर। ये आपको याद रखना है। पहले जो बुद्धिस्ट किंग थे कश्मीर के वो कौन थे? सुरेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आफ्टर अशोका द थ्रोन ऑफ कश्मीर पास टू? अशोका के बाद में जो नेक्स्ट राजा जो है, जिसे कहते हैं कि राजपाट का जो नेक्स्ट जो सम्राट थे वो कौन बने? हु आफ्टर अशोका द थ्रोन ऑफ कश्मीर वाज पास टू जलाका। जलाका इज द राइट आंसर। यहाँ पे आफ्टर अशोका द थ्रोन ऑफ कश्मीर पास टू, यानी कि अशोका के बाद में जो नेक्स्ट राजा थे वो कौन बने? आंसर इज जलाका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेमेंट्स रिसीव्ड बाय, देखो यहाँ पे अभी क्या आ गया है, ये आ गया आपका अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। पेमेंट्स रिसीव्ड बाय चेक्स आर कैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो चेक से हम पेमेंट जो है क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, वो किसकी एग्जाम्पल है? चेक या फिर कैश जो पेमेंट हम रिसीव करते हैं वो किसकी एग्जाम्पल है? तो राइट आंसर इज नॉन न्यूमेरिकल आउटकम। पेमेंट्स received by checks or cash is an example of non-numerical outcome is the right answer. Next question. Number of favorable occurrences are divided by total number of possible occurrences to calculate. Most important question. यहाँ पे उन्होंने बोला है कि number of favorable occurrences are divided by total number of possible occurrences to calculate. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये क्या है? एक किस्म का फार्मूला है ये। नंबर ऑफ फेवरेबल अक्यूरेंसेस आर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अक्यूरेंसेस टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंपल स्पेस फॉर एक्सपेरिमेंट इन विच टू कॉइन्स आर टॉस्ड इज? सैंपल स्पेस फॉर एक्सपेरिमेंट, sample space for experiment in which two coins are tossed is, यहाँ पे 4 8। सैंपल स्पेस क्या होगी फॉर एक्सपेरिमेंट, जिसमें जो है दो कॉइन्स क्या किए जाते हैं? टॉस किए जाते हैं। तो यहाँ पे 4 8 2 10। तो राइट आंसर इज 4। सैंपल स्पेस फॉर एक्सपेरिमेंट इन विच टू कॉइन्स आर टॉस्ड इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ occurrence of a statistical event A does not affect occurrence of event B and vice versa. vice versa means कहने का कि वो भी, अगर सपोज कीजिए आप जो है किसी को लाइक करते हैं तो वो भी आपको लाइक करता है, दैट इज vice versa। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा कि इफ occurrence of a statistical event A does not affect occurrence of event B and vice versa means B भी जो है उसको क्या करता है? नहीं करता है, डज नॉट अफेक्ट, वो भी अफेक्ट नहीं करता है किसके? अक्यूरेंस को, ए के अक्यूरेंस को। देन दीज इवेंट्स आर क्लासिफाइड एज। ठीक है, सपोज कीजिए आप किसी को जो है लाइक करते हो और दूसरा भी आपको लाइक करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो यहाँ पे ए जो है वो क्या करता है? डज नॉट अफेक्ट अक्यूरेंस ऑफ इवेंट बी एंड वाइस वर्सा मींस बी भी जो है अफेक्ट नहीं करता है ए के अक्यूरेंस को। तो अक्यूरेंस जो है ए के उसको अफेक्ट नहीं करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? राइट आंसर यहाँ पे होगा दीज इवेंट्स आर क्लासिफाइड एज स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इफ वर्टिकल लाइन्स आर ड्रॉन एट every point of a straight line in frequency polygon। पहली बात तो ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन हम जो है नहीं करेंगे। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन हम यहाँ पे स्किप कर देंगे बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल हेयर। हम जो है यहाँ पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है कि जो कोई क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का होगा उसको हम देख लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इफ वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन एट एवरी पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देन बाय दिस वे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। तो यहाँ पे विड्थ डायग्राम, उसके बाद में देखो यहाँ पे लेंथ डायग्राम, तो हिस्टोग्राम इज द राइट आंसर। हिस्टोग्राम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डायग्राम्स सच एज क्यूब्स एंड सिलेंडर्स आर क्लासिफाइड एज। देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन जो है किसका है? मैथ का क्वेश्चन है ये।
तो मैथ्स का जो वेटेज है आपके एग्जाम में दैट इज 10 मार्क्स। डायग्राम्स सच एज क्यूब्स एंड सिलेंडर्स आर क्लासिफाइड एज, तो उसे क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल डायग्राम्स। अगर इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको जो ये क्वेश्चन है वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। डायग्राम्स सच एज क्यूब्स एंड सिलेंडर्स आर क्लासिफाइड एज, क्यूब्स और सिलेंडर्स के जैसे जो डायग्राम्स हैं उन्हें क्या क्लासिफाइड करते हैं, आर क्लासिफाइड एज 3 डायमेंशनल डायग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बजट। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर ए फ्यूचर पीरियड setting out proposed expenditure and means of financing it. Article 111 of the Constitution requires the government to present to Parliament a statement of estimated receipts and expenditure in respect of every financial year. यहाँ पे आर्टिकल 111 of the Constitution requires the government to present to Parliament a statement of estimated receipts and expenditure in respect of every financial year. Select correct one. तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस थे, एक तो था कि इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर ए फ्यूचर पीरियड, कि भाई ये जो है क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है फाइनेंशियल पोजीशन की फॉर ए फ्यूचर पीरियड। तो बजट क्या है, बजट जो है एक्चुअली क्या होती है, फाइनेंशियल पोजीशन ही होती है फ्यूचर पीरियड की, सेटिंग आउट प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर एंड मींस ऑफ फाइनेंसिंग इट। तो यहाँ पे इसीलिए जो है ऑप्शन जो ए है ओनली 1 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे लिखा था आर्टिकल 111 यानी कि 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट टू पार्लियामेंट ए स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स, तो ये नहीं है, ओनली 1 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ऑपरेशन ग्रीन मिशन, तो इनमें से कौन सा रिलेटेड है, संबंधित है किससे, ऑपरेशन ग्रीन मिशन से। प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटोज, ऑपरेशन ग्रीन मिशन। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटोज, प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो, चिल्ली एंड पोटैटोज, प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, ऑनियन एंड पोटैटोज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो राइट आंसर है, इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ऑपरेशन ग्रीन मिशन, प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटोज, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी, जिसे कहते हैं योजना, ब्रिंग 5 लाख एकर्स अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। इनमें से कौन सी योजना ऐसी थी जिसमें जो है 5 लाख एकर्स जो जमीन है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर लाई गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यहाँ पे अर्बन मिशन। नेक्स्ट आता है हाँ परम प्रगट कृषि विकास योजना। तो फ्रेंड्स ये जो परम प्रगट कृषि विकास योजना है दिस इज द राइट आंसर। परम प्रगट कृषि विकास योजना में क्या हुआ कि जो 5 लाख एकड़ जो जमीन है, लैंड है, उसको कहाँ पे लाया गया, अंडर लाया गया ऑर्गेनिक फार्मिंग के। ठीक है, सो परम प्रगट कृषि विकास योजना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग योजना गेव, विच ऑफ द फॉलोइंग योजना गेव नॉमिनल प्रीमियम एंड हाईएस्ट एवर कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ क्रॉप लॉस। तो यहाँ पे राइट आंसर इज पीएम फसल बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट एंड कन्वर्जन ऑफ कैटल डंग एंड सॉलिड इन फार्म्स टू कंपोजिट फर्टिलाइजर, बायोगैस एंड बायो सीएनजी। क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, राइट आंसर इज which of the following scheme is related to the management and conversion of cattle dung and solid in farms to composite fertilizer, biogas and bio CNG। तो राइट आंसर इज गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम, तो यहाँ पे जो स्कीम थी जिसमें के क्या हुआ कि कन्वर्जन ऑफ कैटल डंग एंड सॉलिड खेतों में टू कंपोजिट फर्टिलाइजर्स, बायोगैस एंड बायो सीएनजी। तो यहाँ पे गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन,
ये जो है राइट आंसर है इसका। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। देखो बजट से जो है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारे पास। फर्स्ट स्टेटमेंट है बजटरी कंट्रोल इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट वेयर एज बजट एंड बजटिंग आर नैरोअर कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट है बजट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बिजनेस एस्टिमेट्स। यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर करेक्ट। यहाँ पे बजटरी कंट्रोल इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट वेयर एज बजट एंड बजटिंग आर नैरोअर कॉन्सेप्ट्स। तो देयर इज नो डाउट ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। जो बजटरी कंट्रोल है इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, यानी कि इसका जो क्षेत्र है इसका जो वो क्या है, लंबा चौड़ा है। वेयर एज बजट एंड बजटिंग जो है, बजट और बजटिंग क्या है, ये क्या है, नैरोअर कॉन्सेप्ट्स हैं ये। सो यहाँ पे ऑप्शन जो 1 है इज द राइट आंसर। सॉफ्टवेयर यूज टू ड्राइव, अभी यहाँ पे क्या आ गया है, कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर यूज टू ड्राइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज कॉल्ड। सॉफ्टवेयर जो यूज होता है किसमें, ड्राइव टू माइक्रो प्रोसेसर को ड्राइव करने में, या फिर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम को ड्राइव करने में, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं फर्म वेयर इज द राइट आंसर। सॉफ्टवेयर यूज टू ड्राइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज कॉल्ड फर्मवेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटर। देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ गया कंप्यूटर का। इन कंप्यूटर सीसीडी स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे सीसीडी स्टैंड्स फॉर, जो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है। इन कंप्यूटर सीसीडी स्टैंड्स फॉर, क्या होता है मीनिंग सीसीडी का। यहाँ पे ऑप्शंस आर कैपेसिटर चार्जिंग डिवाइस, कैपेसिटर, कैपेसिटर ड्रेन, कैपेसिटर, कैपेसिटर डिवाइस, चार्जड कपल डिवाइस। तो आप फ्रेंड्स बताइए कि क्या यहाँ पे राइट आंसर हो सकता है। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज चार्जड कपल डिवाइस। चार्ज कपल डिवाइस इज द राइट आंसर। CCD स्टैंड्स फॉर चार्ज कपल डिवाइस, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CCD स्टैंड्स फॉर चार्ज कपल डिवाइस, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है रियल इंटेलिजेंस ऑफ नेटवर्क इंक्लूड्स। रियल इंटेलिजेंस ऑफ नेटवर्क इंक्लूड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ATM, प्रोटोकॉल्स, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल इंटेलिजेंस ऑफ नेटवर्क इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर। रियल इंटेलिजेंस ऑफ नेटवर्क में क्या इंक्लूड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज अवेलेबल ऑन बूट अप इन। फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज अवेलेबल ऑन बूट अप इन, तो रोम BIOS is the right answer. First computer instruction is available on boot up. कौन से boot up में, ROM BIOS is the right answer. First computer instruction is available on boot up in ROM BIOS. Next question, design, shipping and process control are few uses of computer. Design, shipping and process, डिजाइन, शिपिंग एंड प्रोसेस कंट्रोल आर फ्यू यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन। देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट हियर, राइट आंसर इज इंडस्ट्री। डिजाइन, शिपिंग एंड प्रोसेस कंट्रोल आर फ्यू यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन। साइंस में नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, गवर्नमेंट में भी नहीं है, इंडस्ट्री इज द राइट आंसर। इंडस्ट्री वाले ही करते हैं डिजाइन, शिपिंग, जो प्रोसेस जो है एंड प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है। आर फ्यू यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सॉफ्टवेयर दैट आर डेवलप्ड टू हार्म एंड डिसरप्ट कंप्यूटर्स आर। मलेशियस सॉफ्टवेयर, मालवेयर। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर दैट आर डेवलप्ड टू हार्म एंड डिसरप्ट कंप्यूटर्स आर, उसे ही कहेंगे हम मलेशियस सॉफ्टवेयर और मालवेयर। बोथ A एंड B इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल रिजर्व।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल रिजर्व? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैपिटल रिडेम्पशन, शेयर प्रीमियम, फिक्स्ड एसेट्स रिप्लेसमेंट और रिवैल्यूएशन। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल रिजर्व, फिक्स्ड एसेट रिप्लेसमेंट इज नॉट ए कैपिटल रिजर्व, फिक्स्ड एसेट रिप्लेसमेंट इज नॉट ए कैपिटल रिजर्व। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी फाउंड इन अ पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट? इनमें से कौन सी चीज नहीं मिलती है किसमें? पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरीज। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू पार्टनरशिप would not be found in a partnership appropriation account. नेक्स्ट आता है an advantage of operating as a limited company. An advantage of operating as a limited company rather than a partnership would not include. An advantage of operating as a limited company rather than a partnership would not include. यहाँ पे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और ऑप्शंस आर पोटेंशियल एक्सेस टू ग्रेटर कैपिटल रिसोर्सेज, फर्म इज नॉट constrained by retirement of partners, all owners benefit from limited liability, और नेक्स्ट है those who run the company may have different objectives from those who own the company. देखो यहाँ पे those who run the company may have different objectives from those who own the company, यानी कंपनी के जो मालिक होते हैं उनसे जो है अलग क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। उनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो डिफरेंट होते हैं किससे? जो के मालिक होते हैं कंपनी के। तो यहाँ पे क्या पूछा था कि एन एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग एज अ लिमिटेड कंपनी रेदर देन ए पार्टनरशिप वुड नॉट इंक्लूड, तो उसमें जो है राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दोज हु रन द कंपनी मे हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम दोज हु ओन द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज नोन एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ पे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज नोन एज, यहाँ पे राइट आंसर इज पोस्टिंग, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं हम किससे? जर्नल से लेजर में, तो उसे हम कहते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्शन आर ग्रुप ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइज इज नोन एज। कलेक्शन आर ग्रुप ऑफ ऑल अकाउंट्स, collection or group of all accounts of a business enterprise is known as। collection या फिर ग्रुप किसका? सभी अकाउंट्स का किसी बिजनेस इंटरप्राइज के, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लेजर। collection और ग्रुप ऑफ ऑल अकाउंट्स यानी कि जितने भी जो अकाउंट्स का जो लेखा जोखा है वो किस में मिलता है? लेजर में मिलता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए लेजर इज नोन एज, उसे कहते हैं डेबिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली पूछा होगा कि इन अकाउंटिंग जो क्रेडिट है उसका जो एब्रिविएशन है वो क्या होता है? तो यहाँ राइट आंसर इज सी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स नॉर्मली हैव अ क्रेडिट बैलेंस? इनमें से कौन सा जो किस्म का अकाउंट है उसमें नॉर्मली क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज, कैपिटल। तो यहाँ पे जो रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज, कैपिटल है, इस किस्म के जो अकाउंट्स हैं इनमें नॉर्मली क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ये आपको याद रखना है, RLC। Which of the following type of accounts normally have a credit balance? Answer is revenues, liabilities, capital। इन तीनों किस्म के अकाउंट्स में क्या होता है? नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है। When any entry is made on the both sides of cash book is called as। most important question है। When any entry is made on the both sides of cash book, उसे क्या कहेंगे? जनरल एंट्री कहेंगे, डबल एंट्री कहेंगे, कंपाउंड एंट्री कहेंगे, या के कॉन्ट्रा एंट्री। तो अगर किसी एंट्री को जो
कैश बुक होती है उसके बोथ साइड में जो है एंट्री किया जाए, व्हेन एनी एंट्री इज मेड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड एज, उसे कहेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैश बुक, परचेजेस ऑफ रुपीज 10,000, सेल्स ऑफ रुपीज 5,000। कैश बुक में जो है इनमें से कौन सी जो आइटम है वो नहीं इंक्लूड होगी? तो रिसीव्ड कैश फॉर सेल्स मैन रुपीज 2,000, क्रेडिट सेल्स, यहाँ पे जो बात ही हुई है कैश की तो यहाँ पे क्रेडिट कहाँ से आ गया? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भाई यहाँ पे जब कैश की बात चली है, नगद की बात चली है, तो उधारी कहाँ से आ गई? सो क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 22,000 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश आर कैश इक्विवेलेंट, इनमें से कौन सी चीज जो है कैश या कैश इक्विवेलेंट नहीं मानी जाएगी? कैश ऑन हैंड, बैंक बारोइंग्स, तो ये तो हो गया बैंक बारोइंग्स जो है ये कहाँ से, ये तो बैंक की हमने जो है उधारी है, तो ये कैश में नहीं आएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश। देखो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के क्वेश्चन कितने आए हैं यहाँ पे। द अनफेवरेबल, फ्रेंड्स यहाँ पे 30 मार्क्स का वेटेज है। अगर आप अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग को देखते हैं और दूसरा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी देखते हैं, तो तब भी आपका 60 मार्क्स का वेटेज बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो ये सेक्शन है, द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश इन कैश बुक इज, आंसर इज लाइबिलिटी। द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश इन कैश बुक इज लाइबिलिटी इज द राइट आंसर। कैश बुक इन्वॉल्व्स द, कैश बुक इन्वॉल्व्स the most important question for payment transactions, both payment and received transactions, for received transactions none। cash book involves the both payment and received transactions is the right answer। कैश बुक जो होती है उसमें इन्वॉल्व होता है क्या क्या होता है? बोथ पेमेंट और रिसीव ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजैक्शन ऑडिट रिजल्ट्स इन रिपोर्ट्स टू मैनेजमेंट, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। तो जो ट्रांजैक्शन ऑडिट होता है रिजल्ट इन रिपोर्ट्स टू एनी ऑफ दीज। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इज कंसीडर्ड बाय, फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इज कंसीडर्ड बाय, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपॉइंटेड बाय द कंपनीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स। Financial audit of government companies is conducted by chartered accountants appointed by the companies, chartered accountants appointed by Ministry of Company Affairs। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इज कंडक्टेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपॉइंटेड बाय C&AG, जो C&AG के द्वारा, जिस कहते हैं कैग के द्वारा जो है अपॉइंट किए जाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उन्हीं के द्वारा फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज का जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट आता है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फाइनेंशियल ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो कॉल्ड, द जनरल ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो कॉल्ड यहाँ पे assertions is the right answer। the general audit objectives are also called assertions is the right answer। question is important। which of these is the correct set, which of these is the correct set of general financial audit objectives for balance sheet। तो यहाँ पे क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से कौन सा जो है क्या है करेक्ट सेट है ऑफ जनरल फाइनेंशियल ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स फॉर बैलेंस शीट। बात हुई है बैलेंस शीट की, तो कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, ओनरशिप और डिस्क्लोजर, दिस इज द राइट आंसर। कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, ओनरशिप, डिस्क्लोजर is the correct set of general financial audit objectives for balance sheet। These financial audit objectives
दिस फाइनेंशियल ऑडिट ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली टेस्ट्स फॉर पोटेंशियल ओवरस्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो दिस फाइनेंशियल ऑडिट ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली टेस्ट्स फॉर पोटेंशियल ओवरस्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो कौन सा है इसमें से? एग्जिस्टेंस है, ओनरशिप है, कंप्लीटनेस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जिस्टेंस इज द राइट आंसर। एग्जिस्टेंस फाइनेंशियल ऑडिट ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली टेस्ट्स फॉर पोटेंशियल ओवरस्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फाइनेंशियल ऑडिट इज इंटेंडेड टू गिव, ए फाइनेंशियल ऑडिट इज इंटेंडेड टू गिव, यहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस इज द राइट आंसर। जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है वो क्या होता है? प्रतिबंधित होता है। प्रतिबंधित होता है किसका? यहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस दिलाने में। नेक्स्ट आता है स्किन, हेयर एंड नेल्स आर पार्ट्स ऑफ दिस सिस्टम। यहाँ पे स्किन, हेयर एंड नेल्स आर, ये साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे स्किन, हेयर एंड नेल्स आर पार्ट्स ऑफ दिस सिस्टम। तो कौन से पार्ट का सिस्टम होते हैं वो, कौन से सिस्टम का पार्ट होते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्किन, हेयर एंड नेल्स की अगर हम बात करें तो ये जिस सिस्टम का पार्ट होते हैं उसका नाम है इंटेग्यूमेंट्री, INTEGUMENTARY। इंटेग्यूमेंट्री इज द राइट आंसर। ठीक है, स्किन, हेयर एंड नेल्स आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, तो इंटेग्यूमेंट्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द ह्यूमन बॉडी सिस्टम दैट इंक्लूड्स दीज ग्लैंड्स थायराइड, एड्रिनल्स एंड पैनक्रीज। तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम का नाम पूछा गया है यहाँ पे द ह्यूमन बॉडी सिस्टम दैट इंक्लूड्स दीज ग्लैंड्स थायराइड, एड्रिनल्स एंड पैनक्रीज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे मिस प्रिंट होने के बावजूद भी इसको छोड़ना नहीं चाहता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज आपका एंडोक्राइन। एंडोक्राइन इज द राइट आंसर। द ह्यूमन बॉडी सिस्टम दैट इंक्लूड्स दीज ग्लैंड्स थायराइड, एड्रिनल्स एंड पैनक्रीज, उसे कहते हैं एंडोक्राइन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लांट कैन बी डिस्चार्ज्ड इन, प्लांट कैन बी डिस्चार्ज्ड इन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लांट कैन बी डिस्चार्ज्ड इन 48 आवर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट CnH2MOM थ्रो। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट थ्रो हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, शुगर्स मेड इन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। जो शुगर्स होती है जो कि पत्तों में बनती है उसको किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है? वो राइट आंसर इज फिलोम टिश्यूज। शुगर्स मेड इन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू फिलोम टिश्यूज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर इज ट्रांसपोर्टेड अवे फ्रॉम लेफ्ट थ्रो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक ही है लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। शुगर इज ट्रांसपोर्टेड अवे फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि एक पत्ता, लेफ्ट का होता है एक पत्ता, थ्रो राइट आंसर इज फिलोम टिश्यू। सो फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पे 50 जो क्वेश्चंस का जो सेट नंबर 3 है वो डिस्कस किया है आपके साथ। आई होप आपको ये जो MCQs हैं अच्छे लगे होंगे। फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम जो है 50 सेट करने वाले हैं। जो ये जो मिक्स क्वेश्चंस हैं आपके JK SSB के एग्जाम के लिए, उसके हम 50 सेट जो है करने वाले हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, लाइक से थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।